नमस्कार विद्यार्थियों। लेक्चर 14 में हमने बात की थी वैदिक काल से महाजनपद काल के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था की, जिसकी चर्चा थोड़ी अधूरी रह गई थी। आज हम वो चर्चा पूरी करते हुए सभा और समिति और महाकाव्य काल की भी बात करेंगे। तो हमने वैदिक काल से महाजनपद काल के अंतर्गत जो लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच का समय माना जाता है, इस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी कि इस समय एक व्यवस्थित राजनीतिक इकाइयाँ स्थापित हो चुकी थी, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि राष्ट्र सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी। राष्ट्र से छोटी जो राजनीतिक इकाई थी वो जन थी, जन से छोटी राजनीतिक इकाई विश्व, और विश्व से छोटी ग्राम, और ग्राम से छोटी कुल, अर्थात कुल सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी, जबकि राष्ट्र सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी। यहाँ पर हमने यह भी चर्चा की थी कि राष्ट्र का जो प्रमुख होता था वो राजा कहलाता था, जन का प्रमुख गोप कहलाता था, विश्व का प्रमुख विश्वपति कहलाता था, और जो ग्राम है ग्राम का प्रमुख ग्रामणी, और कुल का प्रमुख कुलप कहलाता था। तो इस प्रकार से राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम और कुल ये अवरोही क्रम में, यानी कि घटते हुए क्रम में ये राजनीतिक इकाइयाँ थी। यदि आरोही क्रम में देखा जाए तो इस प्रकार से कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र थी। तो राष्ट्र सबसे बड़ी और कुल सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी। आगे हम बात कर रहे थे कि ऋग्वेद में बहुत से स्थानों पर पंचजना शब्द का उल्लेख मिलता है। पंचजना, जिसमें 5 प्रमुख जन थे। जन जो एक राजनीतिक इकाई थी, तो ये 5 जन कौन कौन से थे? अणु, यदु, पुरु, तुर्वस, द्रुहयु। अणु, यदु, पुरु, तुर्वस और द्रुहयु, ये 5 प्रमुख जन थे। अब ऋग्वेद में एक बड़े युद्ध का उल्लेख मिलता है जिसे दशराग्य युद्ध कहा जाता है। अब ये जो दशराग्य युद्ध है, यह युद्ध एक भरत जन के शासक सुदास और 10 अन्य शासकों के साथ लड़ा गया था, जो परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरत की विजय हुई थी। भरत जन के शासक सुदास की विजय हुई थी। अब यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि इस दशराग्य युद्ध में भरत जन के शासक सुदास के विरुद्ध लड़ने वाले 10 शासक कौन कौन थे? तो देखिए 5 जो ये पंचजना है, 5 जन तो ये शामिल थे, इसके अलावा 5 जन और शामिल थे, जिसमें अलिन, पक्त, भलानस, शिव और विषाणी, ये 5 जन और थे। इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये 10 जन हो गए, 5 ये और 5 ये। इन्होंने परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास के साथ युद्ध किया, और जिसमें सुदास की विजय हुई और ये 10 जन पराजित हुए। अब ये युद्ध क्यों लड़ा गया था, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, सुदास जो है, जो भरत जन का राजा था, उसने विश्वामित्र के स्थान पर गुरु वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया था। इसलिए विश्वामित्र ने इसे अपमान समझते हुए इन 10 जनों के शासकों को एकत्रित किया और सुदास के विरुद्ध युद्ध लड़वाया, परंतु अंततः सुदास की विजय हुई थी। इसलिए इसे दशराग्य युद्ध का नाम दिया गया है। आगे हम बात कर रहे थे सभा और समिति की, अब हम आगे चर्चा करेंगे। हमने बात की थी कि इस समय राजा का पद वंशानुगत होता था, और जनता जो है वो राजा को कर यानी कि बलि या बलिहृत नामक कर देती थी, जो ऋग्वेदिक काल में एक स्वैच्छिक कर था, उत्तर वैदिक काल में यह एक अनिवार्य कर बन गया, और आगे मौर्य काल में हम इसे धार्मिक कर के रूप में पढ़ते हैं। यहाँ पर राजा का पद वंशानुगत था, परंतु राजा निरंकुश या स्वेच्छाचारी नहीं होता था। निरंकुश या स्वेच्छाचारी का तात्पर्य यह है कि राजा अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं करता था, बल्कि वो सदैव जनहित में ही कार्य करता था। राजा की स्वेच्छाचारिता या निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए 2 संस्थाएं थी, सभा और समिति। इन सभा और समिति का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में प्राप्त होता है। एक तरह से ये उस समय का जो राजनीतिक संगठन था उसकी प्रमुख इकाइयाँ थी। अब हम बात कर रहे हैं सभा और समिति की, तो इनमें मूल अंतर क्या था और किस प्रकार से राजा पर नियंत्रण रखती थी और किस प्रकार से राजा का शासन कार्य में सहयोग करती थी। तो बात करते हैं समिति की। समिति जो है वो एक बड़ी संस्था थी, और ये आम जन की संस्था होती थी, इसमें आम जन शामिल होते थे। समिति की जो बैठकें होती थी उसमें राजा भी भाग लेता था, और समिति की बैठकों की जो अध्यक्षता करता था उसे ईशान कहा जाता था।
यहाँ पर बैठकों में किस विषय पर चर्चा होती थी? तो जो महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक विषय होते थे उनके ऊपर इस पर चर्चा की जाती थी और निर्णय लिए जाते थे, जिसके पश्चात राजा उन कार्यों को लागू करता था। इसी प्रकार से जो सभा है, सभा समिति की तुलना में एक छोटी संस्था होती थी। और समिति में, जैसे समिति में तो आमजन शामिल होते थे, लेकिन सभा में केवल विशिष्ट व्यक्ति ही शामिल होते थे, अर्थात विशिष्ट व्यक्ति, कुछ वृद्धजन वही शामिल होते थे। इसलिए एक समिति की तुलना में छोटी संस्था थी। और इसमें यह क्या काम करती थी? राजा को परामर्श देने का, राजकार्य में राजा को परामर्श देने का कार्य करती थी और साथ साथ राजा को न्यायिक कार्यों में भी सहयोग करती थी। न्याय कराने में भी ये अपना सहयोग राजा को देती थी। तो इस प्रकार से जो सभा है और जो समिति है वो राजा पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हुए शासन कार्य में अपना सहयोग देती थी। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे यहाँ पर आगे महाकाव्य काल की। तो देखिए, महाकाव्य काल हम बात कर रहे हैं वैदिक काल से महाजनपद काल की, और हमने चर्चा की थी कि महाजनपद जो काल है वो 600 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। महाकाव्य जो हमारे दो महाकाव्य है, रामायण और महाभारत, इनका रचना काल भी लगभग इसी समय माना जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से इनका रचना काल प्रारंभ माना जाता है। तो हम यहाँ पर महाकाव्य रामायण और महाभारत काल की बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत भी हम राजनीतिक जो संगठन है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो व्यवस्थित रूप से देखते हैं। यहाँ भी इस समय भी राजा का जो पद है वो वंशानुगत होता था। तात्पर्य ये है कि राजा के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र शासक बनता था, और उत्तराधिकार का ये एक निश्चित नियम था कि राजा के पश्चात ज्येष्ठ पुत्र को ही शासक बनाया जाएगा। लेकिन यदि ज्येष्ठ पुत्र में किसी प्रकार का कोई शारीरिक दोष होता था तो उत्तराधिकार के इस नियम का उल्लंघन भी किया जाता था। तात्पर्य यह है कि ज्येष्ठ पुत्र के स्थान पर यदि वो शारीरिक दोष युक्त है तो उसके स्थान पर किसी अन्य को, राजवंश के किसी अन्य व्यक्ति को भी शासक बनाया जा सकता था। जैसे हम महाभारत का उदाहरण उस दिन बात कर रहे थे कि धृतराष्ट्र जो है वो बड़े ज्येष्ठ पुत्र थे और पांडु छोटे पुत्र थे। धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से दोष युक्त थे, अर्थात अंधे थे, इसलिए उनके स्थान पर पांडु को शासक बनाया गया था। परंतु जल्द ही पांडु की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात धृतराष्ट्र कुछ समय के लिए शासन कार्य संभालते हैं। और धृतराष्ट्र के शासक बनने के पश्चात हम देखते हैं कि महाभारत का युद्ध भी होता है। तो ये महाभारत का युद्ध इसीलिए होता है कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो उनका पिता, उनके जो पिता हैं धृतराष्ट्र, वो अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे। यद्यपि वो शारीरिक दोषपूर्ण युक्त थे, उनमें शारीरिक दोष था, इसलिए उन्हें शासक नहीं बनाया गया था। परंतु इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने ये दावा पेश किया, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने, कि ज्येष्ठ पिता के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण हमें राजगद्दी मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ पांडु के जो पुत्र थे पांडव, उन्होंने भी इस बात का दावा किया कि शासक तो पांडु थे, तो उनके स्थान पर अब जो राजगद्दी है वो पांडवों को मिलनी चाहिए। इसी बात को लेकर के और ये महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। तो उत्तराधिकार का एक निश्चित नियम होते हुए भी कई बार परिस्थितियोंवश इस उत्तराधिकार के नियम का उल्लंघन किया जाता रहा है। आगे हम देखते हैं कि महाकाव्य काल के अंतर्गत राजा को परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद और एक सभा होती थी। राजकार्यों में, न्यायिक कार्यों में सहयोग करने के लिए मंत्री परिषद और सभा का गठन किया जाता था। मंत्री परिषद में विभिन्न मंत्री होते थे और मंत्री परिषद के अंतर्गत जो मंत्री होते थे वो 18 विभागों का संचालन करते थे। 18 विभाग थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। तो महाजनपद काल से वैदिक काल से महाजनपद काल की जो हम बात कर रहे हैं उसकी राजनीतिक व्यवस्था, सभा और समिति, और महाकाव्य काल की राजनीतिक व्यवस्था मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गई होगी। आगे की जो चर्चा है हम महाजनपद काल की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।